को लेकर रिसर्च नहीं करनी है, हमें सिर्फ उतनी नॉलेज चाहिए कि हम 250 वर्ड्स का 150 वर्ड्स का आंसर लिख पाएँ। ठीक है, अगर आपके पास 1000 वर्ड्स की नॉलेज है तो आप 250 वर्ड्स का आंसर लिख सकते हो। ठीक है ना, किसी भी टॉपिक के बारे में आज हम लोग कुछ टॉपिक्स देखेंगे, स्टेम सेल है, सुसाइड है, इस तरह के जो एथिक्स में टॉपिक हैं, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बुक्स लिखी गई हैं। स्टेम सेल रिसर्च के बारे में आप पढ़ने लग जाओ तो खूब सारे आपको मेडिकल पेपर्स मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगी। यूथेनेसिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इच्छा मृत्यु। ठीक है, उसके ऊपर बहुत बड़ा शोध हुआ है, कई किताबें आपको मिल जाएंगी उस पर हमें कितना चाहिए? 1000 वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग कि क्या है वो टॉपिक, कहाँ से शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, थोड़ा पता हो, वही आप उस समय लिख पाओगे। आपको लिखना तो उन्हीं 10 मिनट में है ना उस टॉपिक के बारे में, जब एग्ज़ाम होगा। आपको कितना भी पता हो तो हमें उस चीज़ को लिमिट रखना है। आप जो कह रहे हो कि ये 3 आवर्स के ऊपर जा रहा है तो वो गलत है। इसका मतलब आपको थोड़ा सा उसमें अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप न्यूज़पेपर रीडिंग 1.5 एंड उसकी अगर आप सप्लीमेंट्री कर रहे हो तो 1 घंटा और ऐड कर सकते हो। मैक्सिमम आप 2.5 तक अगर करंट को दे रहे हो तब तक ठीक है पर डे। उससे ज़्यादा दे रहे हो तो इसका मतलब आप बाकी चीज़ों में फिर आप इनजस्टिस कर रहे हो, बाकी चीज़ें आपकी सफ़र करेंगी। ठीक है, 1.5 न्यूज़पेपर का, 1 आपकी सप्लीमेंट्री, आपको वीडियो देखना है 20 मिनट्स का, 25 मिनट्स का, या आपको मैप रिफ़र करना है, डिक्शनरी रिफ़र करनी है, वो सब मिला के 1 आवर का और मार्जिन रखा जा सकता है। तो 2.5 के ज़्यादा नहीं जाना है। और वीक में आप जब पूरा वीक का हो जाए, उसको आपको रिव्यू करना है करंट अफेयर्स का, उसके लिए आपके पास मैगज़ीन है। और मैंने कहा था सेलेक्टेड आर्टिकल्स आप रख लो अलग से काट के। ठीक है ना, अब जैसे हफ्ते भर के आपके 7 न्यूज़पेपर इकट्ठा हो गए, अब वो सारे न्यूज़पेपर आप संडे को फिर से नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इन 7 न्यूज़पेपर्स में से 2 या 3 दिन ऐसा होगा कि बहुत अच्छा एडिटोरियल आया होगा जो आपने रख लिया होगा अलग फोल्डर में, राइट। एंड जब ये मंथ आपका ख़त्म होगा तो आपकी मंथली करंट अफेयर की मैगजीन आएगी, उसमें वही सारा मटेरियल होगा जो इस मंथ में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, होगा ना। जो पूरे जून में आपने पढ़ा वो जून की प्रतियोगिता दर्पण में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप जून अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ते रहे हो 1.5 घंटा, तो जब जून की प्रतियोगिता दर्पण आएगी या कंपटीशन सक्सेस या कोई भी मैगज़ीन आएगी, उसको आपने रख लिया, जुलाई के फर्स्ट वीक में जब आप उस मैगज़ीन को रिवाइज करोगे तो आपका जून का जितना करंट अफेयर है वो फिर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कोई एक मैगज़ीन पकड़िएगा। ये नहीं कि हम प्रतियोगिता दर्पण भी ले रहे हैं, कंपटीशन सक्सेस भी ले रहे हैं, और जितनी आती हैं वो सारी ले रहे हैं हम लोग। कोई एक ले लीजिए, सब इक्वल क्वालिटी की होती है। 19-20 थोड़ा बहुत होता होगा। इनका पर्पस सिर्फ ये है करंट अफेयर्स मैगज़ीन का कि आप पिछले मंथ की चीज़ को रिवाइज़ कर पाओ। पिछले महीने जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है पूरे महीने, उसको आपके पास समरी में रखा रहेगा, वो आप अगले महीने उसको रिवाइज़ करो। ठीक है, तो अगर आपका 3 के ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा उसको कट करो, हल्का सा स्ट्रैटेजी चेंज करो, है ना। करना चाहिए। हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी, लिखा होगा। एथिक्स की डेफिनेशन कहाँ से आती है, हमने इसमें देखा था कि ये एक रिफ्लेक्टिव साइंस है, ये एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है। ठीक है, एंड ये हमारे जो विलिंग एक्शंस होते हैं उनका गुड या बैड स्टडी करती है, यानी वॉलंटरी एक्शंस का। ठीक है, हमारे कई एक्शंस होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। हमने बाद में पढ़ा था ह्यूमन एक्शंस एंड एक्शंस ऑफ ह्यूमन, और उन दोनों के बीच में फ़र्क क्या था? इंटेंशन, यानी जो एक्शन हम इंटेंशनली करते हैं, सोच समझ के, दिमाग लगा के करते हैं, वो ह्यूमन एक्शंस होते हैं। और जो एक्शंस इनवॉलंटरी हो रहे होते हैं, हमारी हार्ट बीट, हमारी पलकों का झपकना, हम लोगों को क्लास के बाद बाहर जाना है,
या साइकिलिंग कर रहे हैं तो पैडल मारना, वो इनवॉलेंट्री हो रहे हैं। आप साइकिल पे बैठे हो तो आप पैडल मारोगे ही, ठीक है। आपके सामने से कोई आया, आपने ब्रेक लगाया, जो इनवॉलेंट्री हो रहे हैं, आप रात में सो रहे हो, करवट बदल रहे हो, ये सब इनवॉलेंट्री एक्शंस है। इसमें आपकी अपनी विलिंगनेस से नहीं हो रहे हैं, आपकी चाह नहीं है इसमें, आप अपना इंटेंशन नहीं लगा रहे हो इसमें। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को हम लोग साइड में रखते हैं। एथिक्स में हम लोग सिर्फ वॉलेंट्री एक्शंस स्टडी करते हैं और उसकी गुडनेस या बैडनेस को हम देखते हैं, ठीक है। वो डेफिनेशन पार्ट था। फिर हमने इवोल्यूशन पढ़ा था, कौन बताएगा शॉर्ट में? हाँ ठीक है। और इन एजेस में हम लोगों ने क्या देखा था कि किस तरह से एथिक्स इवॉल्व हुआ है, कैसे उसकी थ्योरीज चेंज हुई हैं। हमने देखा था कि एक टाइम था जब उसका सिर्फ वो ओरली होता था, कोई रिटन फॉर्म नहीं था। नेक्स्ट एज आई तो हमने देखा कि उसका रिटन फॉर्म आ गया और थ्योरिस्ट आ गए। कुछ मैंने नाम नोट कराए थे थ्योरिस्ट के हर एज में, ठीक है। फिर हमने देखा था कि एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था चर्च एंड साइंस के बीच में। कुछ थ्योरिस्ट थे जो चर्च वाली बात को बिलीव करते थे और वो चाहते थे कि एथिक्स की स्टडी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बल्कि जबकि कुछ और थ्योरिस्ट थे, गैलीलियो, एरिस्टोटल, जो साइंटिफिक उसको लेके चलते थे और उनका कन्फ्लिक्ट होता था। नेक्स्ट हमने देखा जब हम इस एरा से आगे निकले तो एक बड़ा डेवलपमेंट, कौन सा एक बड़ा डेवलपमेंट था? इंडस्ट्रियल एज आया, जब इंडस्ट्रीज आना शुरू हुई और तब हम लोग इस एरा से बाहर निकले जहाँ साइंस और रिलीजन की डिबेट हो रही थी। अब फोकस आ गया इंडस्ट्रीज़ पे, एक्सप्लोरेशंस पे, दूसरी कंट्रीज़ एक्सप्लोर होने लग गई। स्टेट यानी जो किंगडम्स थे वो भी एक्सप्लोरर्स को हेल्प करने लग गए कि जाओ कंट्रीज़ डिस्कवर करो, नई मशीन्स लगाओ, एफिशिएंसी लाओ। तो हमारे एथिक्स की जो पढ़ाई थी या एथिक्स के जो कायदे थे वो भी इसी पे डिपेंड हो गए। मोर फोकस ऑन एफिशिएंसी, प्रोडक्शन होने लग गया। फिर हम मॉडर्न एज पे आए थे जिसमें एथिक्स डील करने लग गया था मॉडर्न इश्यूज से, है ना। उन मॉडर्न इश्यूज में भी हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ एथिक्स पढ़ी थी, वो कौन बताएगा? यस, डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव, मेटा एंड अप्लाइड। ठीक है। इनके बारे में कौन बताएगा और कौन लोग थे लास्ट क्लास में? डिस्क्रिप्टिव, हाँ, हम नॉर्म्स नहीं लगाते हैं, वैल्यू फ्री, है ना, कोई वैल्यू उसमें नहीं ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ, एडवाइस है इसीलिए पनिशमेंट भी होता है ना, एडवाइस से जुड़ा हुआ पनिशमेंट भी है। हम किसी चीज़ के कायदे कानून तय करेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल बेसिस पे भी, सोसाइटी बेसिस पे भी, और अगर उन कायदे कानून का उल्लंघन हुआ तो ये पनिशमेंट होगा। वो हमारा नॉर्मेटिव था। देन थर्ड, मेटा में हम लोग उसके बियॉन्ड जाते हैं, ठीक है ना, कि जो हम लोगों ने कायदे कानून बनाए कहाँ तक सही है, कितने सही हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं। मेटा एथिक्स मतलब गोइंग बियॉन्ड द एथिक्स, ठीक। नेक्स्ट, लास्ट वाज अप्लाइड। अप्लाइड के ही हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अप्लाइड मतलब मैंने बताया था कि हम लोग अलग अलग फील्ड्स में देखेंगे कि एथिक्स किस तरह से डे टू डे लाइफ में और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है। तो टाइप्स हो गया, राइट। आज हम इस पॉइंट को डिटेल में लेंगे, यानी अप्लाइड एथिक्स के भी जो टाइप्स हैं उसमें से 2-3 टाइप्स को हम डिटेल में लेते हैं।
बायोएथिक्स, देन उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मिलिट्री एथिक्स, और उसके आगे एनवायरमेंटल एथिक्स। क्या है बायोएथिक्स? कोई गेस करेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल एनवायरो प्लांट वाला एनवायरमेंटल में नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बताओ। हाँ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं। बिगिनिंग ऑफ लाइफ के इश्यूज, मेडिकल रिसर्च के इश्यूज, और एंड ऑफ लाइफ इश्यूज। ठीक है। अब बिगिनिंग ऑफ लाइफ के क्या इश्यूज हो सकते हैं? याद रखिए हम लोग एथिक्स की बात कर रहे हैं, है ना। एथिक्स का मतलब है कोई ऐसी विलिंग एक्शंस, वॉलंटरी एक्शंस जिसमें हम लोग गुड या बैड इवेलुएट कर सके, डिबेट हो सके कि ये चीज़ सही है या गलत है। उसको जब आप बिगिनिंग ऑफ लाइफ से जोड़ते हैं तो एक इशू जो और डिस्कस होता है वो है एबॉर्शन का इशू। ठीक, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे उसके ऊपर आर्टिकल्स। ठीक है, एथिकल इशू है या नहीं है? एबॉर्शन इज एन एथिकल इशू। क्यों है? एथिक्स की डेफिनेशन पे जाइए वापस। नंबर 1, ये वॉलंटरी होता है। ठीक है, एथिक्स में हम लोग वॉलंटरी चीज़ें पढ़ते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है जैसे सोते सोते एबॉर्शन हो गया। आप डिसाइड करते हो, आप एक एक्शन लेते हो, ठीक है ना। या फिर वुमेन, गर्ल खुद डिसाइड करती है या उसकी फैमिली मिलके डिसाइड करती है। तो एक ये वॉलंटरी एक्शन है एबॉर्शन। ठीक है। दूसरा, इसके गुड और बैड दोनों हैं। तो कोई भी वॉलंटरी एक्शन जिसकी गुडनेस और बैडनेस पे हम डिबेट करते हैं वो एथिकल इशू होता है। तो इसलिए हमारा एबॉर्शन एक एथिकल इशू है, ये चीज़ क्लियर है। अब इसके बारे में क्या है एबॉर्शन, आपको पता है। हम लोग फीटस को फीटस बोलते हैं, ठीक है। उसको जब हम विलिंगली रिमूव कर रहे हैं, कोई भी लेडी या कोई भी गर्ल उसको विलिंगली अपने वूम से रिमूव कर रही है, दैट इज कॉल्ड एबॉर्शन, सिंपल भाषा में। ठीक है। इंडिया में क्या पोजीशन है उसकी, लीगल है, इलीगल है? कितने लोग कहते हैं कि नहीं, उस पर नहीं जाएंगे। कितने लोग कहते हैं कि एबॉर्शन इन इंडिया इज इलीगल? अरे अभी बोल रहे थे, हाथ रेस करो, बताएं कितने लोग कहते हैं एबॉर्शन इन इंडिया इज इलीगल? कितने लोग कहते हैं लीगल है? लीगल है, अलाउड है, कभी भी एबॉर्शन करा सकते हैं, कोई उसमें सज़ा नहीं होगी। लीगल इलीगल का मतलब क्या होता है? गैर कानूनी का मतलब उसमें सज़ा होगी। फिर कोई भी गैर कानूनी काम करोगे यानी उसमें FIR दर्ज होगी। करेक्ट, वो जो बोल रहे थे उधर पीछे से वो ठीक कह रहे थे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो बोला जाता है, प्रेगनेंसी हमेशा ट्राइमेस्टर्स में देखी जाती है, 3-3 महीने। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप एबॉर्शन करा रहे हैं तो दैट इज लीगलाइज्ड इन इंडिया। ठीक है, उसके बियॉन्ड वो इलीगल हो जाता है। दिस इज वन पॉइंट जो फैक्चुअल पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हो। ये कंसेप्ट इनको क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन इज लीगल इन इंडिया।
अब इसमें एथिकल इशू कहाँ से शुरू होता है? जब एथिकल इशू होगा तो हमेशा दो पक्ष होंगे। इसमें दो पक्ष कौन से हैं? दूसरा यहीं से तो सारी डिबेट शुरू होती है। मदर अपने राइट की बात करेगी, क्या बेबी का कोई राइट नहीं है या नहीं है? बिल्कुल है। और यूनाइटेड नेशंस कहता है कि बेबी का राइट ज़्यादा बड़ा है। यूनाइटेड नेशन का चार्टर कहता है कि जो भी व्यक्ति या जो भी लिविंग बीइंग अपनी बात ना रख सके, हमेशा उसका राइट ज़्यादा बड़ा होता है। इसको आप नोट भी कर सकते हो। इसको कहा जाता है यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड। यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड। इसको हिंदी मीडियम वाले हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो ये कहता है कि क्योंकि बच्चे की मेंटल और फिजिकल दोनों रूप से मैच्योरिटी कम होती है, और ख़ासकर जब वो माँ के पेट में है, उसकी फिजिकल मैच्योरिटी भी कम है। इवन बाहर आने के बाद जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता, जब तक वो चाइल्ड की डेफिनेशन में आता है, उसकी फिजिकल मैच्योरिटी कम है और मेंटल मैच्योरिटी भी कम है। तो यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड कहता है कि चाइल्ड क्योंकि उसकी फिजिकल और मेंटल मैच्योरिटी कम है, इसलिए उसे स्पेशल सेफगार्ड एंड केयर चाहिए। क्या चाहिए उसे? स्पेशल सेफगार्ड एंड केयर। क्यों चाहिए? क्योंकि उसकी फिजिकल और मेंटल दोनों मैच्योरिटी कम है। उसे स्पेशल सेफगार्ड और केयर चाहिए। यहाँ तक कि उसे एप्रोप्रिएट लीगल प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए, बिफोर एज वेल एज आफ्टर द बर्थ। ये शब्द हैं, ये ज़रूरी शब्द हैं। पहला ज़रूरी शब्द इसमें ये है क्योंकि चाइल्ड की फिजिकल और मेंटल मैच्योरिटी कम है। दूसरा ज़रूरी शब्द है इसलिए उसको सेफगार्ड एंड केयर मिलना चाहिए। तीसरा ज़रूरी शब्द है कि लीगल प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए। चौथा ज़रूरी शब्द है बिफोर एंड आफ्टर बॉर्न, यानी पैदा होने से पहले भी और बाद में भी। ये चार ज़रूरी शब्द हैं जो आपके आंसर में आने चाहिए जब भी हम चाइल्ड राइट की बात कर रहे हैं, एविडेंस की बात कर रहे हैं, और जब हम खासकर अभी इस डिबेट को पढ़ेंगे आगे। तो अब डिबेट ही इस तरह से आगे बढ़ती है कि बेबी को हम लाइफ फॉर्म कब मानेंगे। कुछ लोग कहते हैं जब बेबी बॉर्न हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, माँ के शरीर से बाहर आ जाएगा, तभी हम उसको लाइफ मानेंगे। कुछ कहते हैं कि नहीं, उसका जब हार्ट बीट आ जाता है तब हम उसको मानेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी पहली बार स्पर्म एंड ओवा फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, बेबी एग्जिस्ट हुआ, हम तभी से उसको लाइफ फॉर्म मानेंगे। और ये सारा डिबेट जो हम अबॉर्शन का पढ़ रहे हैं वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रिसर्च को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। इसमें दूसरा पक्ष मदर का आता है, और इसकी जब हम बात करते हैं तो हम ह्यूमन राइट और फ्री विल की बात करते हैं।
हम यहाँ पे राइट ओवर माई बॉडी की बात करते हैं। इंडिया की पोजीशन मैंने आपको बता दी अबॉर्शन को लेकर। क्या अबॉर्शन सारी कंट्रीज में वर्ल्ड की लीगलाइज्ड है? क्या सारी कंट्री में इलीगल है? तो इसी तरह जैसे बाकी सारे इश्यूज भी हम देखेंगे, अबॉर्शन भी कुछ कंट्रीज में लीगलाइज्ड है, कुछ में पूरी तरह से इलीगल है, और कुछ में इंडिया जैसा स्टैंड है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिफाइन कर दिया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हो रहा है तो लीगल है, लेकिन उसके बाद इलीगल है। तो इस डिबेट का नेक्स्ट पार्ट ये आता है बैन और नॉट बैन, करना चाहिए या नहीं। बताइए। जिन कंट्रीज ने बैन करा है वहाँ पे अबॉर्शन रेट कितना है? जहाँ बैन है, बैन है मतलब इलीगल है, मतलब अगर अबॉर्शन कराया तो सजा होगी, तो वहाँ पे तो अबॉर्शन नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं होने चाहिए ना। वहाँ पे अबॉर्शन रेट है 37 पर 1000, यानी अगर 1000 वुमेन अबॉर्शन कराना चाह रही हैं तो बैन वाली कंट्रीज में भी 37 का अबॉर्शन हो जाता है। जहाँ पे बैन है, इलीगल है, इन 37 में से हो सकता है कुछ को सजा भी होती हो क्योंकि वहाँ तो बैन था, और कुछ चोरी छुपे कराते होंगे। बैन है लेकिन चोरी छुपे तो होते ही हैं। जिन कंट्रीज में बैन नहीं है, अलाउड है, आप करा लो अबॉर्शन, कभी भी करा सकते हो। वहाँ कितना है अबॉर्शन रेट? सोचो, दिमाग लगाओ। जहाँ बैन है वहाँ पे 1000 में से 37, तो जहाँ बैन नहीं है अलाउड है। अलाउड है मतलब हम मदर के राइट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप जब चाहो करा लो, योर बॉडी योर अलाउड। आपको नहीं रखना है चाइल्ड, अबॉर्शन करा लो। वहाँ कितना होगा अबॉर्शन रेट? कुछ तो गैस करें। कितना होगा? तो आप देखोगे दोनों फिगर्स ऑलमोस्ट सेम हैं। अगर 1000 पे देख रहे हो आप तो 37 और 34 में कोई खास फर्क नहीं है क्योंकि हमारा बेस 1000 का है। तो इससे क्या पता चला इस डेटा से? क्या कंक्लूजन निकला इस डेटा से? बताओ भाई, कॉमन सेंस, क्या कंक्लूजन है? नहीं, क्योंकि लेकिन आप देख रहे हो क्योंकि डेटा सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि बैनिंग या नॉट बैनिंग से इसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर इनमें बहुत डिफरेंस होता वैल्यूज में तो हम कहते फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि डेटा ऑलमोस्ट सेम है हम कह सकते हैं कि बैनिंग नॉट बैनिंग से फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके आगे की स्टडी हमें बताएगी कि फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है। जिस जगह पे बैन है हम कह सकते हैं वहाँ पे जो अबॉर्शंस होंगे वो कह सकते हैं
एग्रीड? जहाँ पे बैन है वहाँ चोरी छुपे होगा, वहाँ ऐसी क्लिनिक्स पे अबॉर्शन होगा जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे, वहाँ अबॉर्शन कराने के बाद आपको प्रॉपर केयर नहीं मिलेगी क्योंकि वो क्लिनिक आपको केयर नहीं देगी, हॉस्पिटलाइज नहीं करेगी, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो उस क्लिनिक पे भी एक्शन हो जाएगा और आप पे भी। यानी वो लगभग सेम रहा है, लेकिन बैन वाली जगह पे अबॉर्शन महिला के लिए अनसेफ रहेगा, और जहाँ पे बैन नहीं है यानी कंट्री ने उसको लीगल कर रखा है, वहाँ पे आप जाके सम्मान के साथ क्लिनिक में अबॉर्शन करा सकते हो। क्लिनिक वाले को भी कोई डर नहीं है, वो अच्छी मशीन्स रख सकेगा वहाँ पे अबॉर्शन कराने के लिए, वो अच्छी केयर दे सकेगा, आपको एडमिट कर सकेगा, आपसे फॉर्म भरा सकेगा, आपकी पोस्ट अबॉर्शन केयर अच्छे से होगी। ठीक है, तो हम बैन और नॉट बैन को सेफ अनसेफ से जोड़ सकते हैं। 25 मिलियन abortions every year होते हैं, 25 मिलियन abortions ग्लोबली। और पूरी दुनिया में प्रेग्नेंट लेडीज के डेथ का ये 3rd मेजर कारण है। ये 2 फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि ये इतना बड़ा इशू क्यों है। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हो रही है उसके कई कारण होते हैं, उनमें एनीमिया हो सकता है ना, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, तो तमाम कारणों में से अबॉर्शन 3rd सबसे बड़ा कारण है प्रेग्नेंट लेडीज़ के डेथ का। और पूरे वर्ल्ड ग्लोबली मैंने आपको बताया इतने अबॉर्शन हो रहे हैं। तो जब इतने अबॉर्शन हो रहे हैं और इतनी डेथ्स भी हो रही हैं, तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए, बचना चाहिए। तो ये सब जानने के बाद हम वापस अपनी बेसिक डिबेट पे आते हैं, जो हमारा डायलेमा है अबॉर्शन को लेके, कि मदर का राइट या बेबी का राइट। यूनाइटेड नेशन कहता है बेबी का राइट है। एक बार कंसेप्शन हो गया यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, बेबी एग्जिस्ट कर रहा है, एंड क्योंकि वो अपनी बात नहीं रख सकता, वो फिजिकली एंड मेंटली इमेच्योर है, तो उसका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। चर्च भी इसी बात को सपोर्ट करता था। तो हमने जो पढ़ा था अलग अलग एरा में एथिक्स का जो इवोल्यूशन पढ़ा था, इवोल्यूशन में चर्च वाले टाइम पे जब चर्च और साइंस की डिबेट चल रही थी, तो चर्च के स्कॉलर्स भी इसी बात को सपोर्ट करते थे कि अबॉर्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ की प्योरिटी में बिलीव करते थे। जितने भी थ्योरिस्ट चर्च से जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि हमें लाइफ ख़त्म करने का कोई अधिकार नहीं है, और एक बार बेबी आ गया यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, तो 1 वीक 2 वीक 3 वीक की तो बात ही नहीं करनी है। अबॉर्शन शुड बी टोटली बैन्ड। ठीक है, ह्यूमन राइट्स की बात, जो दूसरा एंगल है वो मदर की ह्यूमन राइट का है। एवरीवन हैज राइट टू देयर ओन बॉडी। ठीक है, उसमें ये आता है कि भाई मेरी बॉडी है, अगर मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट रेडी टू कैरी द चाइल्ड, ठीक है, बेबी आ गया है, बट इट इज़ माई बॉडी, जब तक वो मेरी बॉडी में है आई हैव राइट, दिस इज़ माई बॉडी। मैं जब चाहूँगी, चाहे 1 वीक, चाहे 3 वीक, चाहे 5 वीक, चाहे 15 वीक, मैं जब चाहूँगी अबॉर्शन करा सकता हूँ। तो ये इस डिबेट के 2 एंगल हैं। आप किस बात से एग्री करते हैं? कौन बताएगा? दोनों बातें ठीक लग रही हैं? एथिक्स में हम जितने टॉपिक पढ़ेंगे उसमें दोनों बातें ठीक लगेंगी। क्यों? क्योंकि यूएन ने उसे सपोर्ट कर दिया है। कई बार फीमेल बॉडी में अबॉर्शन इसलिए भी कराना पड़ता है क्योंकि बॉडी इज़ नॉट रेडी फॉर इट, या बॉडी
चाइल्ड कंसीव तो हो गया है, लेकिन अगर वो और डेवलप करेगा तो मदर की जान को भी खतरा हो सकता है। बेबी की लाइफ भी है, लेकिन मदर की जान को खतरा हो सकता है। अब बताओ कुछ चेंज हुआ? तो क्या मदर को अपनी लाइफ बचाने का राइट नहीं है? अगर मेडिकल डायग्नोसिस से ये पता चले कि उस बेबी के थ्रू न्यूट्रिशन इस तरीके से है कि मदर को पूरा नहीं मिल पा रहा है, या कोई जूसेस ऐसे सीक्रेट हो रहे हैं जिससे मदर में डिजीज हो रही है, क्या कहेंगे आप? बेबी की लाइफ या मदर की लाइफ? बिगिनिंग ऑफ लाइफ का जो हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, स्टेम सेल रिसर्च। तो आप कहेंगे सर ने इसका आंसर तो दिया नहीं। एथिक्स का जैसे मैंने बताया, एथिक्स के हर टॉपिक का कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं होता है। आपके सामने फैक्ट्स हैं, आपके सामने इंडिया का पोजीशन है, इंडिया ने क्या करा हुआ है, ठीक है। आपके सामने डिबेट कैसे इवॉल्व हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुई, और अभी कहाँ स्टैंड कर रही है, वो रखा जाता है। एंड देन हम लोग जब केस स्टडीज़ करेंगे उसमें भी देखेंगे कि जब इन्हीं टॉपिक्स पे केस स्टडीज़ आती है तो हमें यही सब चीज़ें यूज़ करते हुए अपना आंसर बनाना है एंड उस केस के हिसाब से डिसीजन लेना है। हो सकता है उस केस में, अभी हम देखेंगे अप्लाइड के बाद हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग, कि एथिक्स को डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज़ करते हैं। तो तब हम देखेंगे कि जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं किसी केस में, तो उसके फैक्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सपोज़ आपको एक केस स्टडी दी जाए अबॉर्शन के ऊपर, और उसमें इस तरह के कुछ फैक्ट्स दिए हों जो मैंने अभी एंड में ऐड करे, कि मदर में उस बेबी की वजह से कैंसरस ग्रोथ हो रही है एंड बेबी अभी 2 वीक्स का है, तो तब आप उसको लीगली भी सपोर्ट कर पाओगे एंड आप उसको मॉरली भी कर पाओगे। तो आपको इसीलिए लीगल एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए। किस केस में आप कौन सा साइड लोगे वो केस टू केस डिपेंड करेगा, ठीक है। बेबी इज़ अबाउट टू बी बॉर्न, मान लीजिए 7 मंथ्स ओल्ड बेबी, ठीक है, और मदर में अभी रिसेंटली डायग्नोज हुआ कि बेबी की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, अबॉर्ट कराएंगे? नहीं। 8 मंथ्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ओवरकम हो सकती है। आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी भी हम वो जो पोषण तत्वों की कमी हो रही है उसको ओवरकम कर सकते हैं। जो उससे मैंने कहा कि हर केस टू केस में आपको डिसीजन लेना होगा फैक्ट्स लगा के। हम लोग जब केस स्टडीज़ करेंगे तो इन्हीं टॉपिक्स को हम लोग वहाँ पे भी पाएंगे कि हर केस हमें दिया होगा, ये हॉस्पिटल है, ये सोशल कंडीशन है, ये इकोनॉमिक कंडीशन है इस फैमिली की, ये मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, अब आप बताइए अबॉर्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें आप पढ़ के टोटली कह सकते हो कि नहीं, यहाँ पे नहीं बनता है, क्योंकि लीगली भी नहीं बनता है, केस आपका 3rd ट्राइमेस्टर का है, एंड मॉरली भी नहीं बनता है यहाँ पे एडॉप्शन। लेकिन कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम जब केस स्टडीज़ पे आएंगे तब देखेंगे। बट अगेन इस पर आप सोच सकते हो क्योंकि ये दोनों पहलू सही हैं। कोई और इस पर अपना व्यू देना चाहेगा? आप बताओ, आप किस पार्ट को सपोर्ट करते हो? बताओ, आपसे 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 हाँ, दोनों ही सपोर्ट करते हैं। हाँ, किस पे जाएंगे? मदर पे, कि मदर हैज़ अ राइट ऑन हर बॉडी, ठीक है। आप बताओ। किस तरह के केस में आप मदर को सपोर्ट करोगे?
क्या फर्स्ट प्रेगनेंसी है, सेकंड प्रेगनेंसी है, पहले से चाइल्ड है या नहीं है, वो एक फैक्टर बनना चाहिए? बनना चाहिए। क्यों? एवरी लाइफ इज इंपॉर्टेंट। आपके एल्डर, आपके बड़े भाई या बहन की लाइफ या आपके छोटे भाई या बहन की लाइफ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी है। मेरा सवाल था, क्या फर्स्ट बेबी है या ऑलरेडी मेरे पास एक बेबी है, तो ये फैक्टर होना चाहिए इस क्वेश्चन में? मैं आ रहा था उस पर भी। चलिए इकोनॉमिक कंडीशंस भी ले लेते हैं। क्या इकोनॉमिक कंडीशंस में फैक्टर होना चाहिए? क्यों? बहुत पुअर फैमिली है, 5 बच्चे ऑलरेडी हैं, हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है, यानी नहीं पाल पा रहे बच्चों को। अब 6th बेबी है, क्या क्राइटेरिया आप लगाओगे जो लोग कह रहे हैं होना चाहिए? मतलब आप लोग कह रहे हो कि क्योंकि वो 6th बेबी है और क्योंकि वो गरीब परिवार का है तो अबॉर्शन करा दें। वो तो ठीक है, वो तो पहले वाली बात होगी। बट अभी डायलेमा कब आता है? हमने पढ़ा था ना, डायलेमा इज कौन सी स्टडी लिखवाया था मैंने? रिफ्लेक्टिव स्टडी, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिव स्टडी मतलब पुरानी चीज़ याद नहीं कर, जो हो गया अभी, नाउ प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करा, जो भी है बेबी इज देयर। अब आपके सामने सवाल है कि अबॉर्शन कराना है या नहीं। तो क्योंकि वो गरीब परिवार है और ये उसका छठा बच्चा है, क्या ये क्राइटेरिया बनना चाहिए? हाँ, तो नहीं कराना चाहिए, है ना। करा सकते तो हैं, लीगली तो करा सकते हैं। करा तो सकते ही हैं। देखो लीगली जो चीज़ होती है, सकना और चाहिए में फ़र्क है ना। अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना है। काम आप करा सकते हो, क्यों करा सकते हो? क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लीगल है, खतरा हो या ना हो, इट इज़ लीगल इन इंडिया। इंडिया की अगर बात करें, लेकिन हमारा डिबेट क्या है कि कराना चाहिए या नहीं, हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपका पॉइंट ये है कि गरीब होने से और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर माँ को खतरा नहीं है तो करा सकते हैं, है ना। ठीक। स्टेम सेल रिसर्च क्या है? किसने सुना इसके बारे में? ये भी बिगिनिंग ऑफ द लाइफ का एक एथिकल इशू है। करेक्ट, इसको कहते हैं HESC, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। हाँ, किसने ले रहे हैं? एथिकल डायलेमा क्या है स्टेम सेल का? एथिकल डायलेमा क्या है? इसमें एथिक्स कहाँ से आ गया? ये तो साइंस वाली आपने बात बता दी, ठीक है, कि स्टेम सेल्स का हम प्रयोग कई तरह की बीमारियों के इलाज खोजने के लिए, रिसर्च करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब इसमें एथिकल डायलेमा कहाँ से शुरू होता है? और इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है ये सुना है? कितने लोगों ने पहली बार सुना ये शब्द? तो अगर ये आपने पहली बार सुना है तो ये नाम भी नहीं सुना होगा। ये नाम सुना है? नोट कर लीजिए।
किसी ने सुना ये नाम? नहीं? इनका जन्म हुआ था अगस्त 2000 में, यानी बहुत पुरानी फिनोमेना नहीं है ना, 2000 की बात है, 22 साल के हैं अभी ये दुनिया के पहले डिजाइनर में भी है। पुराना हो गया भेड़ वाला, डॉली वाला, ठीक है। तो डॉली से तो हम लोगों ने भेड़ पे एक्सपेरिमेंट करा था और भेड़ से शुरू करा था। दिस इज द लेटेस्ट कंसेप्ट, अगस्त 2000, फर्स्ट डिजाइनर बेबी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी बात करेंगे, स्टेम सेल रिसर्च एंड डिजाइनर बेबी। ये पता है सभी को, ठीक है। हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यानी जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वुमेन के, गर्ल की बॉडी के अंदर होता है, उसको हम लोग अंदर ना कराने की जगह बाहर करा रहे हैं, एक स्टडीड एनवायरनमेंट में, एक साइंटिफिक एनवायरनमेंट में। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं। यानी जो काम बॉडी के अंदर नेचुरल वे में होता है, बिकॉज ऑफ सम डिजीज़ या कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं कई बार, उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से वही प्रेगनेंसी वाला प्रोसेस हम लोग बॉडी के बाहर करा रहे हैं। प्रेगनेंसी का बेसिक प्रोसेस क्या है? स्पर्म और ओवा का फ्यूजन, वो हम बॉडी के अंदर कराने की जगह बाहर करा रहे हैं। फर्टिलाइज बाहर हो रहा है, यानी फर्टिलाइज होने के बाद बनता है जो उसको कहते हैं एम्ब्रायो। सुना है शब्द एम्ब्रायो? और इस एम्ब्रायो को हम वापस फीमेल की बॉडी में रख रहे हैं, ठीक है। सिंपल शब्दों में ये आईवीएफ है। अच्छी चीज़ है, खराब चीज़ है? बहुत सारी लेडीज नॉर्मली कंसीव नहीं कर पाती हैं क्योंकि कोई ना कोई कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से उस तरह के कपल्स, और सिर्फ लेडीज़ ही नहीं, कई बार मेल्स में भी प्रॉब्लम होती है कि आपका स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए साइंस ने हमारे एक इलाज दिया है। साइंस ने हमारे सामने एक रास्ता दिया कि उस तरह के कपल्स, पेरेंट्स कैसे बन पाएँ, माँ बाप कैसे बन पाएँ। तो जब हमारी रिसर्च डेवलप हुई तो आईवीएफ आया, और आईवीएफ आजकल बहुत कॉमन हो गया है, पिछले कई दशकों से हो रहा है। और जितने ही कपल्स अब माँ बाप इसलिए बन पा रहे होते हैं क्योंकि वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो आईवीएफ तक तो बात ठीक थी। अब ये डिजाइनर बेबी एडम नैश के केस में क्या हुआ? तो एक तो ये आईवीएफ की बात हो गई, दूसरा स्टेम सेल रिसर्च की बात हो गई, और अभी हम इन दोनों को मिलाएंगे तब हम डिजाइनर बेबी पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो आईवीएफ हो गया और इसमें स्टेम सेल रिसर्च ऐड करते हैं। स्टेम सेल रिसर्च का मतलब है कि हम एम्ब्रायो से, अभी मैंने बताया एम्ब्रायो क्या होता है, ठीक है। एम्ब्रायो से हम कुछ ऐसी सेल्स लेते हैं जो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करती हैं, और अब हम इनको अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। यानी रिसर्च के पर्पस के लिए हमने कुछ सेल्स ली। हम देखना चाहते हैं कि हार्ट में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, दिल की कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो हम इन सेल्स को एज कार्डियक सेल्स, हार्ट की सेल्स की तरह मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है।
हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि किडनी में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो एम्ब्रियो की सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं क्योंकि एम्ब्रियो बहुत छोटा होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है। एक बार वो एम्ब्रियो बड़ा हो गया, यानी उसके हाथ पैर अलग अलग बनने लगे, जब फीटस बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है, एम्ब्रियो सबसे पहला स्टेज है, ठीक है ना। एम्ब्रियो के पास एक क्वालिटी होती है कि एम्ब्रियो की सेल्स को अगर हम बाहर ले लें रिसर्च पर्पस के लिए, तो हम उसको किसी एक ऑर्गन की सेल्स की तरह डेवलप करके उस पर रिसर्च कर सकते हैं। क्लियर है ये? यानी हमें रिसर्च करना है कि किडनी में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्या तरीका है, या फिर तो जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं उनकी किडनी से करें, या फिर हम एम्ब्रियोनिक सेल्स लेंगे और स्टेम सेल रिसर्च में उनको नेफ्रोटिक सेल्स यानी किडनी की सेल्स की तरह डेवलप कराएंगे, और डेवलप कराते समय हम देखेंगे कि क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और उसके क्या इलाज हो सकते हैं। तो स्टेम सेल रिसर्च में कोई बुराई? सोचिए, क्या बुराई है, क्या एथिकल इशू है? नहीं, वहां तक नहीं जाएंगे, उससे पहले करेक्ट, वो एम्ब्रियो खत्म। तो हमने एक एम्ब्रियो, और हमने अभी पिछले केस में देखा था एबॉर्शन के केस में कि जैसे ही फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, हम कहते हैं लाइफ आ गई, यानी एम्ब्रियो इज अ लिविंग थिंग। तो जितने भी एम्ब्रियो हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टेम सेल के लिए, उनमें जान थी और वो इंसान नहीं बन पाए। ये एथिकल इशू है। एडम नैश इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला डिजाइनर बेबी है, और एडम नैश की डिजाइनिंग में 33 एम्ब्रियोज वर यूज्ड। क्योंकि किसी एम्ब्रियो में कोई सी कमी थी, किसी एम्ब्रियो में कोई कमी थी, और हमें एक पर्टिकुलर तरह का बेबी चाहिए था। अब एथिकल इशू क्लियर हो रहा है? ठीक है। जब तक आईवीएफ की बात कर रहे थे, हम लोग सिर्फ फ्यूजन करा रहे थे, बाहर करा रहे थे, क्योंकि फीमेल बॉडी में या मेल स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम थी। तो पति पत्नी ने कहा कि ठीक है, हम लोग अपना स्पर्म डोनेट करके, ओवर डोनेट करके, एग डोनेट करके बाहर फ्यूजन करा लेंगे। लैब कंडीशन में फ्यूजन होगा, बाद में हम उसको बॉडी में इम्प्लांट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्यूजन हुआ, लाइफ आई, लाइफ को हमने इम्प्लांट कर दिया। आईवीएफ हो गया, आईवीएफ अभी भी चल रहा है, पॉपुलर है। स्टेम सेल रिसर्च में एक प्रॉब्लम थी कि जिन एम्ब्रियोज को हम ले रहे हैं उनकी लाइफ खत्म हो जा रही है, हम उनको डेवलप नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन फ़ायदा क्या था कि उससे बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ेस के हमने तोड़ निकाल दिए। हार्ट की डिजीज़ेस, लंग्स की डिजीज़ेस, किडनी की डिजीज़ेस, इन सब की दवाइयाँ, इन सब के इलाज हमने स्टेम सेल रिसर्च से निकाले। ये ज़रूर है कि उसमें जिन एम्ब्रियो का यूज़ करा वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं बन पाए। इसका थर्ड स्टेप जो डिज़ाइनर बेबी का कंसेप्ट आता है, इसके भी दो पहलू हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एडम नैश को आपने देखा 33 एम्ब्रियोज जब हमने स्टडी करे तब एडम नैश को डिज़ाइन करा, लेकिन क्या ज़रूरत थी? एडम नैश की एक एल्डर सिस्टर थी, 6 साल की थी, और उसको ब्लड की डिजीज थी, यानी वो अगले 1-2 साल में उसकी डेथ हो जाती है। अब उसको पर्टिकुलर टाइप का ब्लड ही बचा सकता था। तो एडम नैश के पेरेंट्स ने ये डिसाइड करा कि हमें अपनी ही जीन का एक ब्लड देना, क्योंकि उस तरह का ब्लड कहीं अवेलेबल नहीं था। तो उनके साइंटिस्ट फ्रेंड्स ने, और वो खुद भी उसी फील्ड से जुड़े हुए थे, ये डिसाइड करा कि हम अपने सेकंड बेबी को डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करेंगे का मतलब कि हम तमाम एम्ब्रियोज में से चूज़ करेंगे।
जिस एम्ब्रियो से हम उस तरह के सेल्स ले सकते हैं जो हमारी बेटी को बचा सकते हैं, बड़ी बेटी को, हम उस एम्ब्रियो को डेवलप करेंगे इनटू आवर सेकंड चाइल्ड। तो 33 एम्ब्रियोज को स्टडी करा, किसी में कुछ इशू था, किसी में कुछ इशू था। फाइनली एक एम्ब्रियो उन्होंने ऐसा सेलेक्ट करा जिससे वो सेल बना सकते थे जो सेल उनकी बड़ी बेटी को हेल्प करती, और ये हुआ। एडम नैश जब बॉर्न हुआ उसके बाद उसके बोन मैरो में से सेल्स ली गई और उस सेल्स को उसकी सिस्टर को दिया गया, और उसकी सिस्टर को जो ब्लड की डिजीज़ थी, ब्लड कैंसर की जो डिजीज़ थी, वो सही हो गई अगले 3 साल में। अब कुछ बदला, सोच बदली। आपने देखा जैसे ही आपको कुछ नए फैक्ट्स पता चलते हैं आपकी सोच बदल जाती है। जब मैंने कहा कि एडम नैश डिज़ाइनर में भी आप सोचा नेगेटिव, जब मैंने कहा उसके लिए 33 एम्ब्रियोज खराब हुए, नेगेटिव। लेकिन जब मैंने बताया कि ये फैक्ट्स थे तो पॉजिटिव तो नहीं, लेकिन फिर भी अभी भी पॉजिटिव तो नहीं सोच रहे, लेकिन फिर भी कुछ सोच बदले, ठीक है। तो ये तो रीज़न था कि डिज़ाइनर में भी शुरू हुआ, लेकिन अब क्या हो गया है? ये सब क्या है? कैरेक्टर ट्रेट्स, टॉल, ऑनेस्ट, फेयर, गुड लुकिंग, ठीक है, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट। तो अब क्या हो गया है, डिज़ाइनर बेबी का कंसेप्ट जो शुरू हुआ था किसी बीमार लड़की को बचाने के लिए, और साइंस ने डिज़ाइनर बेबी इसलिए बनाया था कि हम जो साइंटिफिक नॉलेज है उसका हेल्प कर सके, एक ऐसा बच्चा क्रिएट करने के लिए जिससे मदद हो सके उसकी बहन की। लेकिन अब लोग इस तरह के बच्चे डिज़ाइन करने लग गए हैं। यानी तमाम एम्ब्रियोज में से हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम उस एम्ब्रियो को आगे ग्रो कराएंगे जो जिसमें फेयर की, गोरेपन की जीन्स हो, क्योंकि हमें गोरा बच्चा चाहिए, या जिसमें स्पोर्टिंग जीन्स हो, हमें स्पोर्ट्स स्टार चाहिए, एथलेटिक बॉडी हो। हर चीज़ जीन्स से डिसाइड होती है, पता ही है आपको, है ना। हम लोग जो हैं वो हमारी जीन्स से डिसाइड होता है। तो जीन्स से डिसाइड होता है कौन एग्रेसिव होगा, कौन थोड़ा सा सोबर होगा, कौन टॉल होगा, कौन शॉर्ट होगा, ओबेसिटी कितनी होगी। जो हमारे मोटे मोटे फीचर्स हैं, बड़े फीचर्स, कुछ चीज़ें हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मेजर फीचर्स हमारे जीन से डिसाइड हो जाते हैं। तो अब उसका यूज़ इस तरह के फीचर्स डिमांड करने में होने लग गया है। अब ये पूरी डिबेट हमें क्लियर हो गई है। स्टेम सेल रिसर्च की जो हम बात करते हैं, जो इसका एक पार्ट IVF है, एक स्टेम सेल रिसर्च फॉर डिजीजेज है, और एक डिज़ाइनर बेबी का जो अब कंसेप्ट आ गया है, इसके एथिकल डायलेमास क्लियर है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फर्स्ट IVF बेबी कौन था? ये तो फर्स्ट डिजाइनर बेबी मैंने बताया। फर्स्ट IVF बेबी कौन था? कौन से ईयर में? IVF तो बहुत पहले शुरू हो गया था। बताइए, स्टेम सेल रिसर्च को लेके एथिकल क्वेश्चन, क्या हमें जेनेटिक इन्हेंसमेंट करना चाहिए? जो क्वेश्चंस आएंगे UPSC में वो डायरेक्टली आपसे स्टेम सेल रिसर्च नहीं पूछेगा, ठीक है।
क्वेश्चन होगा कि क्या हमारी सोसाइटी में आप जेनेटिक इन्हेंसमेंट को सपोर्ट करते हैं? जेनेटिक इन्हेंसमेंट क्या हुआ? यही कि हम जीन्स को अपने हिसाब से इन्हेंस कर रहे हैं, कौन सी जीन को डोमिनेंट बनाना है, कौन सी को रिसेसिव बनाना है। बायो वाले कोई स्टूडेंट्स हैं? डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स होती हैं, तो हम यही तो कर रहे हैं इसमें। हम कुछ जीन्स को डोमिनेंट बना रहे हैं कि हमें टॉल एंड वेल बिल्ड लड़का ही चाहिए, उनको डोमिनेंट बनाया, और कुछ को रिसेसिव। तो जो आपसे क्वेश्चन आएगा एथिक्स का, वो सिर्फ आपसे इतना पूछेगा, एंड उसका बैकग्राउंड समझने के लिए मैंने आपको ये सब बताया। एथिक्स का क्वेश्चन आपसे 10 नंबर का 150 शब्द लिखने होंगे, वो आपसे यही पूछेगा, शुड एज अ सोसाइटी वी स्ट्राइव फॉर, या हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें प्रयत्न करना चाहिए जेनेटिक इन्हेंसमेंट का। सोचिए, प्लस और माइनस सोचिए, अभी पूछते हैं आपसे। बताइए, कितने लोग कहते हैं करना चाहिए? बिल्कुल स्ट्रांगली यस वाला आंसर लिखेंगे। ओके, कितने लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, स्ट्रांगली नो वाला आंसर लिखेंगे। और कितने लोग मिडिल पाथ लेके आंसर लिखेंगे? कैसे लिखोगे? सर लाइक तो सर अभी स्टैंड आपको बताया था, कुछ लाइक फेयर इसमें बात की ज़्यादा होगी, तो ये यहाँ पर सर गलत है। और जो पैटर्न का केस था, जहाँ पर उसकी बहन को बचाने का केस था, तो कुछ हद तक वो सही। तो सर अगर बात किसी की लाइफ की आती है, लाइफ को बचाने के लिए, तो ज़्यादा जरूरी जरूरत है, तो उस पेपर में कुछ हद तक सही। मेरा क्वेश्चन क्या था? जेनेटिक इन्हेंसमेंट। इन्हेंसमेंट का मतलब थोड़ी ना, सिर्फ ये मतलब थोड़ी ना है कि हम उन चीज़ों के लिए जा रहे हैं। इन्हेंसमेंट किसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए भी हो सकता है। उस फैमिली में कोई बीमारी चल रही थी, जैसा एडम नैश के केस में हुआ, वो जेनेटिक बीमारी थी, और हमारे पास अब टेक्नोलॉजी है, तो हम उस टेक्नोलॉजी से एम्ब्रियो को सेलेक्ट करके, हम नहीं चाहते कि वो बीमारी आगे भी हमारी जनरेशन में पास ऑन हो, क्यों नहीं यूज़ कर सकते? अगर साइंस ने हमें दी है ये टेक्नोलॉजी, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रांगली नो क्यों लिखोगे? मेरा क्वेश्चन क्या था? जेनेटिक एनहांसमेंट को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं, ये वाला पॉइंट आप आंसर में डालो, ठीक है ना? ये एक इसका नेगेटिव है, लेकिन आप स्ट्रांगली मना नहीं कर सकते ना उसको। उसके केस में 33 एम्ब्रियोज देखने पड़े, हो सकता है ना देखना पड़े, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर डिजीज को वो ढूंढ रहे थे कि ब्लड डिसऑर्डर को मुझे अपनी बेटी की ठीक कराना है, तो उसके लिए जो मुझे सेलेक्ट चाहिए वही वाला एम्ब्रियो मुझे सेलेक्ट करना है, तो इसलिए 33 एम्ब्रियोज की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है ना पड़े। हम क्यों स्ट्रांगली इसको क्यों डिनाई कर रहे हैं? मिलियंस खर्च हो रहे हैं उसके ऊपर, रिसर्च हो रही है। अगर आप स्ट्रांगली नो कह देते हो, इसका मतलब आप कह रहे हो कि वो जितने रिसर्चर्स हैं, जितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं बायोलॉजिकल रिसर्च में, वो सब बेकार है। ठीक है? स्टेम सेल रिसर्च का, या ये जो भी हमने पढ़ा, इसका सोशल इम्पैक्ट कुछ सोच सकते हो? यस, ये भी ध्यान रखना होगा। इस एंगल पे भी हमें सोचना होगा कि क्या ये रिसर्च, स्टेम सेल रिसर्च, या हम करा रहे हैं आईवीएफ, तो चलो फिर भी आफ्टर 2 डेकेड्स, 20 सालों बाद उस लेवल पे आ गई है जहाँ उसको एक मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है। और जिस डिज़ाइनर बेबीज़ की या जो एम्ब्रियो सिलेक्शन, जेनेटिक इन्हांसमेंट की हम बात कर रहे हैं, कितने लोग उसको इंडिया में सपोर्ट कर सकते हैं?
हार्डली 1%, रिचेस्ट ऑफ द रिच। ठीक है, तो हमें अपने आंसर राइटिंग में इसको भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि हाँ एक समय जब IVF शुरू हुआ था उसका भी वही था, बट ओवर द टाइम टेक्नोलॉजी सिंप्लीफाई हो जाती है, और कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जब आप आंसर लिखें तो एक बॉटम लाइन वही रहती है जहाँ से उन्होंने बात शुरू करी थी कि हर टेक्नोलॉजी का यूज़ डिसाइड करता है कि वो टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है। अगर हम कॉशन के साथ करें, अगर हम एक स्टैंडर्ड्स बनाएं गवर्नमेंट के, ठीक है, कि कितने एम्ब्रियोज़ का कितना वो है, हम कितने एम्ब्रियोज़ को उसमें डोनेट कर रहे हैं या वो एक एंगल जरूर हम लोगों को ध्यान रखना होगा उसमें। इश्यूज रिलेटेड टू बर्थ एंड लाइफ हो गए। एंड ऑफ लाइफ इश्यूज क्या है? तो बिगनिंग ऑफ लाइफ में हमने अबॉर्शन डिस्कस करा, मेडिकल रिसर्च में हमने स्टेम सेल एंड जेनेटिक इन्हांसमेंट डिस्कस करा। एंड ऑफ लाइफ इश्यूज में हम सुसाइड एंड यूथेनेसिया डिस्कस करते हैं। सैरोगेसी उसी का पार्ट है। अभी जो हम लोग IVF पढ़ रहे थे, सैरोगेसी में क्या होता है कि हम वापस मदर की बॉडी को नहीं यूज़ करते हैं, हम एक सैरोगेट मदर यूज़ करते हैं। ठीक है, वूम्ब हम दूसरे को यूज़ कर रहे हैं। अगेन ये एक अलग टॉपिक, एक अलग क्वेश्चन बन सकता है कि क्या आप सैरोगेसी को सपोर्ट करते हैं या नहीं। डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्ट वे में पूछ सकते हैं। क्या उसके प्लस और माइनस होंगे, बताओ। प्लस और माइनस क्या होंगे? एथिकल इश्यूज, ये तो आपने लीगल पॉइंट बताया। बट साथ साथ ज़रूरी क्यों है और क्यों हो रहा है? हमने देखा कई चीज़ें बैन करने से ऐसा तो नहीं है समाप्त हो गई, जहाँ बैन था और जहाँ नहीं बैन था, है ना। अबॉर्शन की बात कर रहे थे, उसी तरह से बाकी चीज़ें भी हैं, है ना। तो वहाँ पे कोई खास डिफरेंस नहीं आया था फिगर्स में। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हाँ ये आपने जो बताया वो लीगल स्टेटस बता दिया, बट हो तो रहा है, तभी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द नीड? सोसाइटी को ज़रूरत क्यों पड़ने लगी है? हमें वो पॉइंट भी ध्यान रखना होगा। हम उसके लिए ब्लाइंड नहीं हो सकते कि नहीं होना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है ना, क्यों ज़रूरत पड़ रही है? अगेन कंक्लूजन क्या होगा कि हमें एक सेफगार्ड वाला माहौल देना होगा, अदरवाइज इस तरह के केसेस होंगे भी और अनसेफ होने लग जाएंगे। ठीक है, इसमें ब्लैकमेलिंग भी शुरू होगी, इसमें तरह तरह के एक्सटॉर्शन शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को एक प्रॉपर लीगल सेफगार्ड इसमें देना होगा। ठीक है, यूथनेसिया बताएं, व्हाट इज यूथनेसिया, क्या होता है? इच्छा मृत्यु क्या है? कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा बीमार है और डॉक्टर को भी पता है कि ये बचेगा नहीं, और वो डॉक्टर से तो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे जान से मारो। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही। सीधे शब्दों में इसी को यूथनेसिया कहते हैं। क्या रीजन है सपोर्ट के यूथनेसिया के? नहीं, आप सपोर्ट क्यों करोगे यूथनेसिया? पहला सिंपल सा रीज़न है जो मैंने अबॉर्शन में भी मदर का रीज़न दिया था, माई बॉडी आई विल डिसाइड। ठीक है ना, इसको कह सकते हो सेल्फ डिटर्मिनेशन। है ना, यही एक रीज़न था। मदर कह रही थी मेरी बॉडी है, आई विल डिसाइड आई वांट टू कीप द बेबी और नॉट, वेन टू अबॉर्ट। इसी तरह यूथनेसिया में माई बॉडी आई विल डिसाइड, मैं मरना चाह रहा हूँ, आई डोंट वांट टू लिव इन दिस बॉडी। ठीक, अभी हम सपोर्ट के रीजंस कर रहे हैं, फिर दूसरा साइड पे देखेंगे। दूसरा रीजन
कई सालों से। हाँ, इसको क्या कहेंगे? एक शब्द इसके लिए होगा सफरिंग। ठीक, सफरिंग है, मुझे सफरिंग खत्म करनी है अपने बॉडी की। ठीक, इसलिए आई शुड बी अलाउड टू डाई। और क्या होगा? कई कंट्रीज में यूथनेसिया लीगलाइज है। यूथनेसिया के भी दो एस्पेक्ट होते हैं, पैसिव यूथनेसिया और एक्टिव यूथनेसिया। ठीक है, हम लोग कहते हैं पुल द प्लग, ये टर्म यूज करा जाता है। ठीक है ना, आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे हो एंड आप इस हालत में हो, ऑलमोस्ट वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गए हो, तो कहते हैं कोमा वाली स्टेट में। अरुणा शौबक का केस सुना है किसी ने? सुना है? कितने साल वो उस स्टेट में रही थी? पता है केस? नहीं पता? अरुणा शौबक का केस। इंडिया की पूरी यूथनेसिया की डिबेट अरुणा शौबक के केस के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। अरुणा शौबक एक नर्स थी और बॉम्बे के हॉस्पिटल में थी। वहाँ पे एक डॉक्टर थे, उनसे उनकी शादी भी होने वाली थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था जैसे किसी भी नॉर्मल लाइफ में चल रहा होता है, अनटिल दैट डे इन 1973 जब उसी हॉस्पिटल के किसी वार्ड बॉय ने उनके साथ रेप करने की कोशिश करी और इतना ट्रॉमा एंड फिजिकल इंजरी हुआ कि वो कोमा में चले गई। 1973 वो उसी कंडीशन में 2015 तक रही व्हेन शी डाइड। ये एक ऐसा केस था जिसने इंडिया में यूथनेसिया की डिबेट को शुरू करा और ना केवल शुरू करा बल्कि जजमेंट के स्टेज तक पहुंचाया। कई और कंट्रीज हैं जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, जहाँ पे यूथनेसिया लीगल है, यानी कोई व्यक्ति सेल्फ डिटरमिन कर सकता है सफरिंग खत्म करने के लिए अपनी। ट्रीटमेंट बहुत हैवी हो, उससे सपोर्ट नहीं हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए। ये सारे कारण दिए जाते हैं प्रो यूथनेसिया एक्टिविस्ट द्वारा, यानी जो यूथनेसिया को सपोर्ट करते हैं वो ये सारे कारण देते हैं कि यूथनेसिया लीगलाइज होना चाहिए। लोग सालों साल वो कोमा में पड़े रहते हैं, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव स्टेट, यानी वो कुछ भी एक्टिव काम नहीं कर पा रहे हैं, वहीं पे बेड पे हैं या व्हीलचेयर पे हैं और कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कई लोग होते हैं जिनके सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो गई है, आप सिर्फ उनको ट्यूब से फीड कर रहे हो, वो अपना यूरिन एंड स्टूल पास कर रहे हैं और वो कहने को जिंदा नहीं है। कितने साल तक ऐसे व्यक्ति को जिंदा रहना चाहिए या रखना चाहिए?
यही यूथनेसिया है। इसको बेटर समझने के लिए 2 मिनट के लिए इसे अपने ऊपर अप्लाई करें। क्या आप ऐसी लाइफ चाहेंगे? लेकिन चर्च इसमें क्या कहेगा? चर्च का मतलब रिलीजन इसमें क्या कहेगा? अगेन देखिए, कंसेप्ट समझिए, वो कंसेप्ट सब में लगता है, अबॉर्शन में भी लगता है, इसमें भी लगता है, सब में लगता है। चर्च का, रिलीजन का मानना होता है कि लाइफ सबसे प्योर चीज़ है। जैसे हम बच्चे की नहीं ले सकते, अबॉर्शन के लिए अगेंस्ट था चर्च, उसी तरह चर्च की लॉ भी यूथनेसिया के लिए अगेंस्ट है। चर्च मतलब रिलीजन की लॉ। बट जो लोग यूथनेसिया का फेवर करते हैं वो ये रीजन देते हैं। अगेंस्ट वाले क्या पॉइंट होंगे? एक तो यही हुआ जो अभी मैंने बताया कि नहीं, सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं होगा, लाइफ जो है वो गॉड के द्वारा दी हुई है ना। गॉड इज सुप्रीम, ही विल डिसाइड कब लाइफ होनी है, कब तक, कब डेथ होनी है। वी हैव नो राइट टू पुल द प्लग। ठीक, और क्या रीजन होगा? ठीक है, कैसे? अगर हमने अलाउ कर दिया, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। और तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और उसमें भी इसमें होगा, है ना। तो अगेन इसमें क्वेश्चन जो आता है, इंडिया में लीगल पोजीशन क्या है इसकी? करेक्ट, पैसिव यूथनेसिया को इंडिया में लीगल कर दिया था। जैसे अबॉर्शन में लीगल पोजीशन थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लीगल है, उसी तरह पैसिव यूथनेसिया इज लीगल। और ये आपका यही जो मैंने केस बताया, उसी केस का आउटकम था कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया को लीगल कर दिया। पैसिव यूथनेसिया मतलब कि आप उस स्टेट में पहुंच चुके हैं जो स्टेट मैंने अभी आपको बताई, वेजिटेटिव स्टेट जिसको बोलते हैं, जहां पे आपके सभी एक्टिव फंक्शंस समाप्त हो चुके हैं, आप वॉलेंटरी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप जितने भी एक्टिव लाइफ फंक्शंस होते हैं वो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो उन केसेस में अलाउ करा दिया गया है। लेकिन एक्टिव यूथनेसिया नहीं अलाउ करा है, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने डाउट्स बताए वो जनरली एक्टिव यूथनेसिया से जुड़े हुए हैं। पर्सन समझ पा रहा है, बोल पा रहा है, बेड रिडन है, उसकी जायदाद के लिए उसके बच्चे कहेंगे नहीं वेंटिलेटर हटा देते हैं, कर सकते हैं ना, इल्लीगल। आईपीसी में उनके अगेंस्ट केस होगा, बच्चों के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि पैसिव स्टेट नहीं हुई। इसमें ये भी डिबेट आती है कि पैसिव स्टेट कौन सर्टिफाई करेगा? डॉक्टर्स, टीम ऑफ डॉक्टर्स, और अगर बच्चे डॉक्टर से मिल जाएं तो इसीलिए मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस जरूरी है, ठीक है। एक फेथ रखा गया है सिस्टम में कि हाँ मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में ही इस तरह का रेयरेस्ट केस में डिक्लेरेशन होगा। अदरवाइज जो मैंने कहा कि अगर सिर्फ डॉक्टर्स एंड उनके बच्चों पे छोड़ देते तो चांसेस थी कि कल्यूजन हो जाए, कल्यूजन करके वो डिसाइड कर लें कि हाँ संपत्ति के इतने हिस्से होंगे, लेट अस पुल द प्लग, ठीक है। तो व्हेन टू पुल द प्लग सारा इशू था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने डिबेट आई थी, वो यही थी कि व्हेन टू पुल द प्लग, वेजिटेटिव स्टेट कैसे डिसाइड होगी, क्योंकि ये सारी बातें ठीक हैं कि सफरिंग हो रही है, डिग्निटी चली गई, ट्रीटमेंट पे खर्चा हो रहा है, बट इसका एक दूसरा पहलू भी है कि फिर लोग सुसाइड करने लग जाएंगे, मारने लग जाएंगे। तो हम लोगों को एक बैलेंस रखना है कि व्हेन टू पुल द प्लग डिसाइड करना, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है पैसिव यूथनेसिया हम अलाउ करते हैं।
इसमें एक एंगल वही जो ट्रीटमेंट के खर्चों का है बताया। जब वर्ल्ड वाइड ये पूछा गया, वर्ल्ड में एक सर्वे करा गया था यूथनेसिया को लेके, तो कौन सा रीज़न सबसे बड़ा रीज़न निकल कर आया जो लोग यूथनेसिया चाहते थे, इच्छा मृत्यु चाहते थे? आपने रीजंस लिखे हैं उधर, 4 रीजंस लिखे हैं। कौन सा रीजन सबसे बड़ा रीजन निकलता है? 1 2 3 4 ये रीजंस लिखे हैं। इनमें से सबसे बड़ा रीजन कौन सा था? उल्टा। सबसे बड़ा रीज़न ये निकल कर आया कि इंसान को लॉस ऑफ डिग्निटी फील होने लगता है, सम्मान। हम लोग उस बारे में सोचते नहीं हैं, बट मैक्सिमम पीपल एक एज के बाद, क्योंकि आप अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स से बात करो, पिताजी माताजी से बात करो, तो बाकी सारी चीज़ों से ऊपर डिग्निटी या सम्मान होता है उनके लिए। और जब आप उस स्टेज में पहुंच जाते हो कि आपके या फिर बच्चों ने आपको छोड़ दिया, ओल्ड एज होम में डाल दिया, या फिर आप बीमार हो गए और आपके नेबर्स आपके बारे में, आपके कलीग्स आपके बारे में पूछ रहे हैं, आप उस कंडीशन में पड़े हुए हो, तो लोग प्रिफर करते हैं कि इससे अच्छा तो हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। तो ये सरप्राइजिंगली सबसे बड़ा रीज़न निकल कर आया था जब एक सर्वे कराया गया यूथनेसिया पेशेंट्स के बीच में कि आप इच्छा मृत्यु क्यों चाहते हैं। कई लोग बहुत अच्छी बड़ी फैमिलीज से थे, ट्रीटमेंट का कोई खर्चे का प्रॉब्लम नहीं था, रिच फैमिलीज ऑफ यूएस, लेकिन क्योंकि वो अस्पताल में थे उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनका सम्मान खत्म हो गया था सोसाइटी में। तो ये सबसे बड़ा रीज़न निकल कर आया था जब इसको यूएस में कंसिडर करा गया था। उसके बाद सेकेंड था कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, थर्ड था पेन एंड सफरिंग, इतना पेन हो रहा है कि हमारी लाइफ इससे बेटर तो ख़त्म ही हो जाए, एंड फोर्थ ह्यूमन राइट वाली बात होती है कि हमारा राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन। क्या मैं कह रहा हूँ, जो ऑलरेडी यूथनेसिया की मांग कर रहे थे उनके बीच में सर्वे कराया गया, जो लोग बेड रिडन थे, हॉस्पिटल्स में थे, उनका सर्वे कराया गया कि भाई क्यों चाहते हो तुम यूथनेसिया। तो उसमें पेन नहीं निकला, कुछ ऐसे थे जिनको पेन नहीं हो रहा था, 6 महीने से हॉस्पिटल में है, पेन नहीं है, ट्रीटमेंट के पैसे का भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब भी वो चाहते हैं यूथनेसिया, मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। क्यों? क्योंकि डिग्निटी, वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, मेरा सम्मान समाप्त हो रहा है, मैं पड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, कोई मुझे पूछ नहीं रहा है, घर में रहते हैं तो 4 पूछने वाले थे, मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, मित्र थे, दोस्त थे, रिटायर्ड लोग थे। तो जो कहते हैं उपेक्षित वाली भावना, वो सबसे बड़ा रीज़न है कि एक उपेक्षा वाली भावना उनके अंदर आ गई थी। और जनरली ये वो लोग होते हैं जो 2 साल 2.5 साल 3 साल से हॉस्पिटल में हैं, एक कमरे में, ठीक है। ये मत सोचिए कि यूथनेसिया तुरंत हो कि हाँ कुछ महीने बीमार हुआ यूथनेसिया की डिमांड होगी। यूथनेसिया मतलब आप 2.5 साल से 3 साल से हॉस्पिटल में हो, कोमा में हो सकता है बहुत रिच हो, पेन भी नहीं है, पेन किलर्स आप रोज ले लो, कोई पेन नहीं है, लेकिन 2.5 साल हो गए आप उसी कमरे में, तो आप चाहोगे इससे अच्छा मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। तो इसीलिए डिग्निटी सबसे बड़ा रीज़न निकल कर आया उन लोगों के बीच में जब सर्वे कराया गया जो इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, जब उनसे पूछा गया सबसे बड़ा रीज़न डिग्निटी निकल कर आया। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक एंड ऑफ लाइफ का एक और टॉपिक सुसाइड। बताइए लीगल पोजीशन क्या है?
person who attempts to commit suicide shall be presumed, यानी ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति, या फिर तो वो प्रूफ कर दे कि मैं स्ट्रेस में नहीं था, वरना ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति सीवियर स्ट्रेस में था और उसको हम आईपीसी की धाराओं में ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, he shall not be tried and punished under the code। ये आपका लीगल स्टेटस ऑफ सुसाइड है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अकॉर्डिंग। यानी हम सुसाइड को सिंपली जिस शब्द से लिंक करते हैं वो है notwithstanding anything contained in section 309 of IPC, यानी 309 ऑफ आईपीसी इसको पनिशेबल बनाता है, लेकिन मेडिकल एक्ट कहता है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कहता है कि आईपीसी 309 में चाहे कुछ भी हो, एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड, किसी ने अगर अटेम्प्ट करा है, शैल बी प्रिज्यूम्ड, ये माना जाएगा, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, या फिर तो प्रूव कर दो बाद में कि नहीं स्ट्रेस में तो ये नहीं था। अगर ये प्रूव हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली हम ये मानेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम यही मानेंगे कि वो अंडर स्ट्रेस था एंड ही शैल नॉट बी ट्राइड एंड पनिश्ड अंडर द कोड, और उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ठीक है, हम डबल पनिशमेंट नहीं करेंगे। वो स्ट्रेस में था, उसने अटेम्प्ट करा सुसाइड, अब वो बच गया, अब हम उसको आईपीसी बुक कर दो, ये तो ठीक नहीं है ना। इसीलिए अनटिल प्रूवन अदरवाइज, या फिर तो कोई उसके ऊपर केस करे और ये प्रूव कर दे कि नहीं ये स्ट्रेस में नहीं था, कोर्ट में ये प्रूव हो जाए कि इसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं था। लेकिन अगर इस तरह का कोई केस नहीं चलता है, नॉर्मल सुसाइड अटेम्प्ट करा, तो हम यही मानेंगे, उसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट यही देंगे कि हाँ ये स्ट्रेस में था, क्योंक't ये स्ट्रेस में था इसलिए इसने ये एक्ट करा, और इसलिए हम इसको आईपीसी की धाराओं में ट्राई नहीं करें। एथिकल पार्ट क्या है इसमें? जल्दी से, उसके बाद मिलिट्री एथिक्स और टच कर सकते हैं। एथिकल पार्ट क्या है सोसाइटी का? एग्जैक्टली, वहीं से शुरू करिए। देखिए जितने भी मैटर्स हम लोग आज पढ़ रहे हैं, बायो एथिक्स के जो भी मैटर हैं, इसमें एक पार्ट यही होता है कि ये सब लाइफ से डील कर रहे हैं, तो इसमें आपके आंसर का एक पार्ट हमेशा चाहिए। इन तीनों टॉपिक्स में कोई भी क्वेश्चन आए उसमें यही होगा कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, राइट टू लाइफ वाला, लाइफ लेने का अधिकार जो अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे। एक पॉइंट ये है, ठीक है ना, कि यू डू नॉट हैव इट। दूसरा पॉइंट हमेशा होगा, यूथनेसिया में भी वही था, इसमें भी यही है, अबॉर्शन में भी यही होगा। ठीक है ना, जितने भी टॉपिक्स हम बायो एथिक्स में पढ़ रहे हैं उसमें हमेशा इसी के बीच में एक द्वंद्व चलता है, अबॉर्शन के फॉर्म में, यूथनेशिया के फॉर्म में, स्टेम सेल रिसर्च के फॉर्म में, कि लाइफ आ रही है और लाइफ जा रही है, इसका डिटर्मिनेशन कितने हद तक इंसान करे और कितने हद तक हमें ईश्वरीय शक्तियों पर छोड़ना चाहिए। यही द्वंद्व है बायो एथिक्स में। ठीक है ना, आज हमने जितने टॉपिक्स पढ़े उसमें यही द्वंद्व तो चल रहा था, उसके अलग अलग पहलू जरूर थे, लेकिन एक जो बेसिक कॉमन चीज़ थी वो यही थी तीनों में, चाहे वो बिगनिंग ऑफ लाइफ हो, चाहे वो रिसर्च की बात हो या एंड ऑफ लाइफ हो। और क्या पहलू होंगे इसके सोसाइटी के? स्ट्रेस में है ये हमने देख लिया, बट क्या स्ट्रेस में होना जस्टिफाई करता है सुसाइडल एक्ट? जस्टिफाइड है, वो तो रीजन हो गया, उसकी वजह से स्ट्रेस हुआ, उसने एक्ट करा। मैं पूछ रहा हूँ क्या जस्टिफाइड है?
कितने लोग स्ट्रांगली इसके फेवर में लिखेंगे आंसर कि जस्टिफाइड है, स्ट्रेस है तो कर सकते हैं। कितने लोग स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट में लिखेंगे? कितने लोग बीच का आंसर लिखेंगे? मेरा मानना है इसमें बीच का आंसर नहीं चलेगा, ठीक है, इसमें बीच का आंसर नहीं चलेगा। वी हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट लाइफ। आप सुसाइड के लीगल एस्पेक्ट्स बता सकते हैं, आप सुसाइड के रीजंस बता सकते हैं, कारण बता सकते हैं, पर आप उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे। सुसाइड कैन नेवर बी जस्टिफाइड, क्योंकि अभी तक जो हम बाकी केसेस देख रहे थे उसमें 2 लाइव्स इन्वॉल्व हो रही थी, मदर की, चाइल्ड की, ठीक है, एबॉर्शन में आगे आने वाली लोगों की डिजीज़ की, या फिर अभी वाला जो एम्ब्रायो है उसके। बट सुसाइड में इट इज़ ओनली अबाउट आपकी लाइफ, ह्यूमन लाइफ। कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, कोई भी स्ट्रेस आपको इस बात के लिए जस्टिफाई नहीं करता कि आप लाइफ ख़त्म कर लें। यूथनेसिया में हमारे पास कई रीजंस थे जिसकी वजह से हम कह रहे थे, बट सुसाइड में हमारे पास इस तरह का कोई रीज़न नहीं है जो हमें मजबूर कर रहा हो कि हम उसको ओवरकम ना कर सकें। यूथनेसिया में हमने पैसिव यूथनेसिया को अलाउ करा, वो भी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में एज अ लास्ट ऑप्शन। जब ये क्लियर हो गया कि उस व्यक्ति की एक्टिव फैकल्टीज नहीं चल रही हैं। तो मिलिट्री एथिक्स पढ़ेंगे, मैं सिर्फ मिलिट्री एथिक्स के 3-4 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, उस पर सोच कर आइएगा, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए मिलिट्री एथिक्स पढ़ना। आज हमने बायो एथिक्स पढ़ा। पहला, मिलिट्री एथिक्स में हम 2 चीज़ें देखते हैं, एक सोल्जर के पॉइंट से देखते हैं, ईथोस ऑफ सोल्जर, यानी सोल्जर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। आप कहोगे देशभक्ति, देश प्रेम होना चाहिए, बस खत्म नहीं। एक सोल्जर के बूट्स में जाके सोचिए, सोल्जर की फैमिली है, ठीक है, उसको लेके उसके दिमाग में डायलेमास होंगे, सोल्जर का बच्चा भी है, सोल्जर इज अ फादर ऑल्सो, सोल्जर इज अ ब्रदर ऑल्सो, सोल्जर के भी होंगी बॉडी में। सोल्जर का ये मतलब थोड़ा ना सिर्फ देश प्रेम है उसको हार्ट डिजीज, डायबिटीज भी हो सकता है। तो इथोस ऑफ सोल्जर्स क्या होंगे, ठीक है, वहीं से उसके डायलेमा निकलेंगे। हम डायलेमा पे बात करेंगे, उसके डायलेमा इन्हीं पहलुओं से निकलेंगे। ये बात तो क्लियर है, देश पे लड़ना है, देश के लिए सरहद पे लड़ना है, लेकिन डायलेमा बाकी चीज़ों को देख के निकलेंगे, ठीक है। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बल प्रयोग। लॉज ऑफ वॉर, युद्ध के नियम, युद्ध की शुरुआत, किसको टारगेट करें वॉर में, यानी युद्ध के निशाने लिख लीजिए, इसी पे आप अगली बार बात करेंगे। युद्ध के हथियार, कोलेटरल इफेक्ट्स, यानी निर्दोषों की दशा युद्ध में, निर्दोषों का क्या होता है, और प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ क्या करना चाहिए, यानी जो कैदी जो हमने युद्ध विराम के बाद जिनको पकड़ा उनके साथ क्या करना चाहिए, युद्ध के दौरान जिनको हम लोग पकड़ के ले गए। तो ये मुद्दे रहेंगे हमारे नेक्स्ट टाइम के लिए जब हम मिलिट्री एथिक्स पढ़ेंगे। और ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बोले हैं, इसको आप राइट फ्रॉम महाभारत वॉर से लेके रशिया यूक्रेन वॉर में सोच सकते हैं। आप हिस्ट्री में कोई भी वॉर पढ़ें, आप कालिंग की वॉर पढ़ें, ठीक है, आप किसी भी वॉर को पढ़ें, उसको आप इन पहलुओं पे सोचें कि उसमें एथिकल डायलेमास क्या थे, कौन मजबूत था, उसने क्या सही हथियारों का प्रयोग करा, किसके ऊपर करा, क्या नियम तय हुए थे और क्या उन नियमों का उल्लंघन हुआ, ठीक है ना। तो अगेन फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि एथिक्स हमें बोलता है कि जो काम हो गया है
उसका हम गुड या बैड, और जो वॉलंटरी हुआ है यानी सोच समझ के करे हुआ काम है, उसका हम गुड या बैड पढ़ते हैं। आज हमने 3 चीज़ों में ऐसे गुड या बैड पे डिस्कशन करा जो बिगिनिंग ऑफ लाइफ या मेडिकल रिसर्च या एंड ऑफ लाइफ स्टोरी। नेक्स्ट हम मिलिट्री एथिक्स में मिलिट्री के जो मैंने पॉइंट्स आपको नोट कराए हैं उनके गुड या बैड को डिस्कस करेंगे। किस तरह के हथियार यूज़ करने चाहिए, क्या हमारे हथियार का चॉइस हमारे ओपोनेंट के हथियार पर निर्भर होना चाहिए, क्या एक उधर से फायर होता है, बुलेट होता फायर होता है, उसका जवाब हमें टैंक भेज के देना चाहिए। ठीक है, इसको मेजर्ड रिस्पॉन्स, इसको आप अभी हम लोग बात करेंगे तो जो इजराइल में वॉर होती है उससे भी हम जोड़ सकते हैं, इसको इराक वॉर के कंटेक्स्ट में भी हम लोग देख सकते हैं। तो इससे कई क्वेश्चंस हमारे क्लियर होंगे कि जितनी वॉर स्टडी गई हैं उनमें एथिकल पहलू क्या थे। नेक्स्ट, थैंक यू।